तो गाइस अभी ना मैं दुबई गया था रिसेंटली और मैं वहां के लोकल मार्केट्स और मॉल्स में घूम रहा था। तो मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करी वहां पे। वहां के जो कस्टमर्स है ना, उनकी मेंटालिटी हमारे यहाँ के कस्टमर्स से काफी अलग है। वहां लोग प्रोडक्ट को सिर्फ प्राइस से जज नहीं करते, पहले वो कुछ चीजें देखते हैं, जैसे कि वो चीज जो है वो उनकी नीड को सॉल्व करेगा कि नहीं, क्वालिटी कंसिस्टेंट रहेगी कि नहीं, सर्विस रिलायबल होगी कि नहीं, और एक्सपीरियंस का लॉन्ग टर्म वैल्यू क्या हो। लेकिन जब मैं इंडिया में देखता हूं तो पैटर्न मुझे काफी अलग लगता है। हमारे यहाँ कस्टमर का सबसे पहला फिल्टर होता है प्राइस, और यही सेम मेंटालिटी ना हम सिर्फ प्रोडक्ट्स में नहीं, जब हम कंपनीज को भी इवैल्यूएट करते हैं उनको खरीदने के लिए या फिर उनमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसे यूज करते हैं। कंपनी लॉस दिखाती है तो हमें लगता है कि बिजनेस गलत चल रहा है, कंपनी प्रॉफिट दिखाती हैं तो हमें लगता है मॉडल स्ट्रांग है। वैसे मैं बता दूं, बहुत सालों तक रिलायंस ने भी हमेशा लॉस ही दिखाया था, फिर भी कंपनी ग्रो करती रही। और अब जो ये न्यू एज बिजनेसेस हैं, जब भी अपना आईपीओ लेके आते हैं और न्यूज में आता है कि भाई आईपीओ आ रहा है, तो जजमेंट डे चालू हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्लम स्टार्टअप्स में तो कम है, प्रॉब्लम हमारे इवैल्यूएशन सिस्टम में थोड़ी ज्यादा है। हम बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के लेंस से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिजनेस का असली टेस्ट कुछ और होता है। देखिए, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट में फर्क है। एम्प्लॉयमेंट में आदमी को हमेशा नौकरी मिलती रहती है और उसे ये इंश्योर करना होता है कि उसकी इनकम जो है उसके खर्चे से ज्यादा हो, पर बिजनेस में ऐसा नहीं हो। तो बिजनेस में क्या होता है, आज की वीडियो में हम इसको कंप्लीटली डिकोड करेंगे। पहले एक सिंपल फ्रेमवर्क बनाएंगे जिससे आप किसी भी न्यू एज बिजनेस को इवैल्यूएट कर सकते हो। फिर उसी फ्रेमवर्क को हम एक कंपनी मीशो पे अप्लाई करेंगे, एक ऐसी कंपनी जिसे लोग पहले सस्ती प्रोडक्ट्स वाली ऐप बोलते थे, लेकिन आज वो एनुअली लगभग 200 मिलियन यूजर्स यानी 20 करोड़ लोगों को सर्व करती है। 1.8 बिलियन ऑर्डर्स यानी 180 करोड़ ऑर्डर्स हैंडल करती है, और भारत के ई कॉमर्स के मैप को उसने टोटली बदल दिया था। और हाँ, ये जो वीडियो है ना, ये कोई मीशो जिंदाबाद या किसी चीज के लिए स्पेसिफिकली नहीं है। ये वीडियो ना आपको बिजनेस समझाने के लिए है कि इस बिजनेस को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, तो इसलिए इसको एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अभी तक आप में से सिर्फ 25% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, तो भाई फटाफट सब्सक्राइब कर दो, घंटी दबा दो, ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। देखिए, बिजनेस इवैल्यूएट करने के लिए सिर्फ दो चीजें देखना बहुत डेंजरस है, प्रॉफिट है या लॉस, रेवेन्यू कम है या ज्यादा। आप टेस्ला को कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होने में 17 साल लग गए, 17 साल। जोमैटो का पहला प्रॉफिटेबल ईयर 10 साल बाद दिखा था। अगर उनके इनिशियल सालों के P&L को लोग देख लेते ना, तो ये तो बर्बाद बिजनेस है बोल के निकल जाते, तो आज की स्टोरी कुछ और होती, वो सेम ना होती जो आज है। इसलिए चलिए बनाते हैं 5 पॉइंट फ्रेमवर्क, जिससे आप किसी भी न्यू एज बिजनेस को आराम से देख सकते हो, समझ सकते हो। मैं आपको सिंपल हिंदी में बताता हूं, एक मास्टर क्लास है, तो भाई लिखना भी चालू कर सकते हो। सबसे पहले प्रॉब्लम साइज और उसकी डेप्थ। ये कंपनी किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है? क्या ये सिर्फ लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर रही है या फिर करोड़ों लोगों की रियल दिक्कत है ये? अगर प्रॉब्लम ही छोटी है तो बिजनेस कितना भी स्टाइलिश हो, फ्यूचर उसका लिमिटेड है। सेकंड चीज जो देखनी है वो है कंज्यूमर बिहेवियर फिट। उसका जो प्रोडक्ट है, ऐप है, लोगों के नेचुरल बिहेवियर के साथ फ्लो करता है कि नहीं करता, या उनसे जबरदस्ती बिहेवियर चेंज करवाने की कोशिश करता है। जो बिजनेस कंज्यूमर को समझ के डिजाइन होता है ना, उसकी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दोनों बहुत ज्यादा होती है। तीसरा है कि जो प्रोडक्ट है वो जनता तक पहुंचेगा कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन और उसके इंसेंटिव्स। ये कंपनी कस्टमर तक पहुंचेगी कैसे, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके थ्रू प्रोडक्ट बिक रहा है उसको क्या फायदा है। सेलर हो, एजेंट हो, पार्टनर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, डीलर हो, रिटेलर हो, उसका इंसेंटिव स्ट्रांग है कि नहीं। अगर सबको फायदा हो रहा है तो बिजनेस खुद ब खुद ग्रो होने लग जाता है, बिकॉज सबका इंटरेस्ट जो है वो अलाइंड हो जाता है। चौथी चीज जो है वो है यूनिट इकोनॉमिक्स, डायरेक्शन, ना कि स्नैपशॉट। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये बिजनेसेस आज प्रॉफिट में है या लॉस में, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनकी डायरेक्शन क्या है। क्या वो हमेशा से लॉस करते आ रहे हैं और सिर्फ लॉस करते आ जा रहे हैं? क्या उनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंप्रूव हो रहा है या फर्दर खराब हो रहा है? फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी ने अपना प्रोडक्ट 100 रुपए में बेचा और उसका प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 80 रुपए था, तो 20 रुपए उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन। पर आगे जाके कुछ साल बाद बिजनेस करने के बाद रेवेन्यू 100 रुपए था, तो कॉस्ट जो है वो 80 की 70 हो गई, तो यानी उनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे क्या ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ रहा है? कॉस्ट पर ऑर्डर नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है? स्केल आने पर सिचुएशन बेटर होगी या बुरी होगी? लॉस मेकिंग है बट इंप्रूविंग है, तो पोटेंशियली इंटरेस्टिंग बिजनेस बन सकता है। और अगर प्रॉफिट मेकिंग है पर फिर भी नीचे जा रहा है, तो एक रेड फ्लैग है। देखिए, जब आप निवेशक होते हैं ना, तो आप सिर्फ पास्ट पे बेट नहीं करते, आप कंपनी के फ्यूचर पे बेट करते हैं। और वहां आता है 5वां पॉइंट, कैश फ्लो और इकोसिस्टम की पावर। बिजनेस कैश जनरेट करने के डायरेक्शन में जा रहा है या सिर्फ दमादम कैश बर्न कर रहा है? जितने ज्यादा लोग आपके साथ जीत रहे होते हैं ना, उतना ही स्ट्रांग आपका मोट बन जाता है। मोट मतलब आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट। अब सवाल यह है, ये फ्रेमवर्क रियल लाइफ में हम कैसे यूज कर सकते हैं? चलिए एक लाइव केस स्टडी लेते हैं मीशो की।
जिसे लोग पहले सस्ते माल की ऐप बोल के उड़ा देते थे और जिसका UDRHP आज एक बिल्कुल अलग पिक्चर दिखाता है। सबसे पहले हमारा फ्रेमवर्क का पॉइंट था प्रॉब्लम साइज एंड डेप्थ। इंडिया एक देश नहीं है, 2 वर्जन है। एक इंडिया मॉल्स, ब्रांड्स, अनबॉक्सिंग, ज़ारा, H&M वाली दुनिया में है और एक भारत है जहां पे शॉपिंग इमोशनल नहीं सीधा इकोनॉमिकल होती है। यहां शैम्पू सैशे में मिलता है, 999 का टी शर्ट देख के बोला जाता है अगले महीने ले लेंगे और 20 रुपए का डिस्काउंट भी डिसीजन पलट सकता है। हिस्टोरिकली Amazon, फ्लिपकार्ट का प्राइमरी फोकस ज्यादा तक इंडिया पे रहा था। ब्रांडेड सेलर्स, हायर एवरेज ऑर्डर वैल्यू, मेट्रो, टियर 1 ऑडियंस, भारत फर्स्ट मॉडल उनका प्राइमरी फोकस नहीं था। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यह थी कि रिटेल का मेजर हिस्सा भारत वाला है, छोटे शहर, कस्बे, नॉन ब्रांडेड वैल्यू फॉर मनी माइंडसेट। और यहीं पे मीशो जो है ये भारत ऑनलाइन आना चाहता था, पर इस स्केल पर भारत के बजट, लैंग्वेज और टेस्ट के लिए ऑप्टिमाइज्ड कोई भी डेडिकेटेड मार्केटप्लेस नहीं थी। और इसी प्रॉब्लम को मीशो ने क्रैक कर दिया। उन्होंने प्रॉब्लम को ऐसे देखा, भारत भी ऑनलाइन खरीदना चाहता है, बस उसकी वॉलेट, उसका टेस्ट, उसकी रियलिटी थोड़ी सी अलग है। ये प्रॉब्लम साइज छोटा नहीं है, करोड़ों हाउस होल्ड इस कैटेगरी में आते हैं। अब फ्रेमवर्क का पहला पॉइंट तो टिक हो गया। अब आते हैं कंज्यूमर बिहेवियर फिट पे। भारत के बायर को समझते हैं, ब्रांड से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी देखता है, पैकेजिंग से ज्यादा काम चल जाएगा या नहीं चलेगा उसको देखता है, EMI से ज्यादा कैश प्राइस देखता है। तो मीशो ने क्या किया, जो उनकी ऐप थी उसकी कैटलॉग को डेली प्रोडक्ट से भर दिया। 150 रुपए की किचन आइटम, 300 रुपए की साड़ी, 200 रुपए की बेडशीट, 99 से लेके 199 रुपए तक के फैशन आइटम्स। UI को बहुत ही सिंपल रखा, ऐप इजी थी, हेवी फिल्टर्स या फैंसी विजुअल्स के बजाय सीधा स्क्रॉल और देख लीजिए। नंबर्स के हिसाब से FY 2023 से FY 2025 के बीच मीशो के प्लेस्ड ऑर्डर्स 102 करोड़ से बढ़ के 183 करोड़ हो चुके हैं और ऑर्डर फ्रीक्वेंसी 7.5 गुना से 9.2 टाइम्स पर ईयर तक जा चुकी है। यानी लोग ऐप पे वापस आकर खरीद रहे हैं, बार बार आके खरीद रहे हैं। और ये तब होता है जब प्रोडक्ट बिहेवियर फिट करता है। यहां भी फ्रेमवर्क के पॉइंट 2 पे हमारा एक टिक आ जाता है। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंसेंटिव डिजाइन पे। ट्रेडिशनल ई कॉमर्स का सोच क्या है? मेन सेलर से 10 से 15% कमीशन लूंगा, उसके ऊपर शिपिंग एंड एड्स, फिर मैं भी कमाऊंगा। छोटे सेलर के लिए प्रॉब्लम यह थी कि मार्जिन ऑलरेडी बहुत कम था। कमीशन, रिटर्न्स, एडवर्टाइजमेंट ये सब मिलकर सर पे बोझ बन रहा था। प्लेटफॉर्म उनका पार्टनर कम, कॉस्ट सेंटर ज्यादा बन चुका था और सबसे बड़ा हिडन कॉस्ट होता था कंटेंट क्रिएशन का। आज अगर आपको ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स पे बचना है तो आपको एक रिंग लाइट चाहिए, एक वाइट बैकड्रॉप चाहिए, एक स्टूडियो सेटअप चाहिए, हाई बजट फोटोशूट चाहिए। ये सब ऑलमोस्ट मैंडेटरी बन चुका था। पर भारत का सेलर कौन था? गली का वो होलसेलर, लोकल बुटीक वाला, होम मेकर, स्मॉल ट्रेडर, कोई स्टूडेंट सेलर था। इनके पास स्टूडियो बजट नहीं था, इनके पास होता है सिर्फ स्मार्टफोन। मीशो ने यही ब्लाइंड स्पॉट को क्रैक कर लिया। यहां आप फोन के कैमरा से भी लिस्टिंग डाल सकते थे, प्रोफेशनल शूट की कोई कंपल्शन नहीं थी। मार्केट प्लेस हाई प्रोडक्शन वैल्यू नहीं, हाई प्रैक्टिकलिटी पे रन कर रहा था। और दूसरी तरफ ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स का सेलर डैशबोर्ड इतना कॉम्प्लिकेटेड होता था कि फर्स्ट टाइम सेलर जो है वो घबरा जाता था, डर जाता था। मीशो ने सेलर डैशबोर्ड को इतना सिंपल रखा कि फर्स्ट टाइम यूजर भी उसको आराम से नेविगेट कर पाया। लिस्टिंग फास्ट हो गई, पेमेंट्स जल्दी क्लियर हुई, रिटर्न्स, शिपिंग, कैटलॉग, सारा वर्कफ्लो बहुत ही सीधा बन गया, कोई धूम धड़ाका नहीं। सेलर को पहली बार लगा ये प्लेटफॉर्म मेरा कंपेटिटर नहीं है, ये मेरा पार्टनर है। और जब सेलर कंफर्टेबल हो गया तो वो ज्यादा कैटलॉग डालने लग गया, बेटर प्राइस देने लग गया, अपने नेटवर्क के कस्टमर्स वो ऐप पे भेजता था। यानी डिस्ट्रीब्यूशन, इंसेंटिव्स, सिंप्लिसिटी तीनों को अलाइन कर दिया। तो हमारे फ्रेमवर्क का तीसरा पॉइंट जो है वो भी टिक हो गया। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल चीज पे, लॉस मेकिंग है तो खराब बिजनेस है वाला लॉजिक। चलिए मीशो को थोड़ा यहां पे ऑब्जेक्टिवली देखने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखें तो कॉस्ट पर ऑर्डर FY 2023 में 50 रुपए का था, 50 रुपए, जो FY 2025 आते आते 43 पर आ गया, यानी कि 7 रुपए का प्रॉफिट स्ट्रेट अवे। इंडस्ट्री रिपोर्ट के हिसाब से मीशो का कॉस्ट टू एनेबल सेल्स 28 से 65% लोअर है पीयर से, यानी कि वो 28% से लेकर 65% तक बचा पाते हैं अपनी सेल्स पे। यानी ऑर्डर तो बढ़ रहे हैं पर ऑर्डर कॉस्ट नीचे आ रही है। सेलर के लिए प्लेटफॉर्म सस्ता, बायर के लिए जो प्राइस है वो अट्रैक्टिव। फ्री कैश फ्लो साइड पे भी यही दिखाता है। मीशो ने कैश बर्न से फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव डायरेक्शन में स्विंग कर दिया है ऑलरेडी। एक एनालिसिस के मुताबिक FY 2025 में 1000 करोड़ उनका फ्री कैश फ्लो जनरेट हुआ है बिजनेस से, जबकि 2 साल पहले ये नंबर बहुत बुरी तरह नेगेटिव था। यानी लॉसेस हेडलाइन में दिख रहे थे पर नंबर्स के अंदर जाके देखो तो पिक्चर कुछ और ही बता रही थी। यूनिट इकोनॉमिक्स इंप्रूव कर रहे थे, कॉस्ट स्ट्रक्चर लीन हो रहे थे,
कैश फ्लो की डायरेक्शन पॉजिटिव हो रही थी, एग्जैक्टली वही चीज जिसको हम फ्रेमवर्क के पॉइंट नंबर 4 डायरेक्शन ओवर स्नैपशॉट बोलते हैं। यहां फोर्थ पॉइंट भी क्लिक हो गया। अब आते हैं लास्ट पिलर पे, कैश फ्लो एंड इकोसिस्टम पावर। उनके अपने यूडीआरएचपी और न्यूज कवरेज के हिसाब से FY 2025 के एंड तक मीशो के पास 5,700 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश एंड इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट पे होंगे। कंपनी ऑलरेडी डेट फ्री है। प्लेटफॉर्म पर 199 मिलियन यूजर्स यानी 19 करोड़ 90 लाख यूजर्स है और 180 करोड़ ऑर्डर्स है। यानी भारत टू भारत कॉमर्स बहुत मैसिव स्केल पे हो रहा है। यह सिर्फ एक ऐप नहीं है, एक वैल्यू कॉमर्स इकोसिस्टम बन चुका है। छोटा सेलर पैसे कमा रहा है, कस्टमर को पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, प्लेटफॉर्म लॉजिस्टिक्स एंड एड से अर्न कर रहा है। और ये जो फ्री कैश फ्लो पॉजिटिविटी की डायरेक्शन है, ये सिर्फ इंडिया का ट्रेंड नहीं है, ये ग्लोबल एसेट लाइट मार्केट लॉजिक का भी नेचुरल आउटकम है। आप देखिए पीडीडी होल्डिंग्स यूएस में $16.6 बिलियन का उनका फ्री कैश फ्लो था FY 2024 में। मर्काडो लिब्रे $1.3 बिलियन का उनका फ्री कैश फ्लो था। उबर टेक्नोलॉजीज $6.9 बिलियन, एयरबीएनबी $4.5 बिलियन। इन सब का कॉमन फॉर्मूला क्या है? टेक्नोलॉजी लेड, एसेट लाइट, नेटवर्क डेंसिटी ड्रिवन मार्केटप्लेसेस, जहां स्केल का मतलब होता है मार्जिन एक्सपेंशन बिना प्रोपोर्शनेट कैपिटल को इन्वेस्ट किए। इसको ऐसे समझिए कि ऐसी कोई मशीन बन चुकी है जिसमें अब आप एक बार आलू डालो तो सामने से सोना निकलने लग जाता है। तो एक बार कोई प्लेटफॉर्म इस डेंसिटी को अचीव कर ले, इस नंबर को अचीव कर ले, हर नया बायर सस्ता पड़ने लग जाता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहती है। लॉजिस्टिक्स और ऑप्स कॉस्ट पर यूनिट नीचे आ जाती है और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी सीधा लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी का भारत वर्जन हम मीशो में इस टाइम पे देख रहे हैं। लीन कॉस्ट स्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक स्केल पे है, सेलर लेड कैटलॉग ग्रोथ है और भारत की हाई फ्रीक्वेंसी लो टिकट बिहेवियर का एब्सोल्यूट फिट है। यानी फ्री कैश फ्लो का डायरेक्शन सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये एक ग्लोबल मार्केटप्लेस प्लेबुक है जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी एप्लीकेबल और अचीवेबल है। तो यहां पे हमारे फ्रेमवर्क का पॉइंट नंबर 5 भी टिक हो जाता है। तो गाइस इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये वीडियो ये नहीं कह रही है कि मीशो परफेक्ट है और रिस्क जीरो है। हर बिजनेस के अपने रिस्क होते हैं, लीगल, टैक्स, कंपटीशन, गवर्नेंस। पर लेसन ये है कि किसी भी न्यू एज बिजनेस को सिर्फ लॉस मेकिंग बोल के डिसमिस मत करिए। इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे बिजनेस कोशिश ये करते हैं कि सिर्फ आईपीओ से पिछले वाले साल अपने आप को प्रॉफिटेबल दिखाना चालू कर देते हैं। अगर हमारे यहां का इन्वेस्टर समझ जाए कि एक बिजनेस को इवैल्यूएट कैसे करते हैं, तो ऑब्वियसली कंपनीज पे भी इस तरीके का प्रेशर नहीं होगा और वो आराम से खुल के खेल सकेंगी और अपने लिए एक हाईली स्केलेबल, हाईली प्रॉफिटेबल, हाईली कैश फ्लो ड्रिवन बिजनेसेस बना पाएंगे। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग की कमी ये दिखाती है कि हम जो है ये बिजनेस मॉडल्स नहीं समझ पाते और इसलिए ये वीडियो आज की मैंने बनाई। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी कंपनी का नाम सुनो, चाहे वो मीशो हो, जोमैटो हो, स्विगी हो या कोई फिनटेक कंपनी हो, इन 5 सवालों से उसको जरूर गुजार देना। प्रॉब्लम का साइज, क्या करोड़ों लोग का रियल प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है? सेकंड, बिहेवियर फिट, क्या ये रियल बिहेवियर से मैच करता है? थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंसेंटिव, जिसके थ्रू बिक रहा है उसको स्ट्रॉन्ग फायदा है कि नहीं? फोर्थ, यूनिट इकोनॉमिक्स की डायरेक्शन, कॉस्ट, मार्जिन, कैश फ्लो, ये बेटर हो रहे हैं या खराब हो रहे हैं? और फिफ्थ, इकोसिस्टम का पावर, क्या ये अकेले नहीं दूसरों को भी जीतने का मौका दे रहा है? एक बात मुझे डॉक्टर वैल्यू मनी की बहुत अच्छी लगती है, अगर आप अकेले जीतोगे तो हार सकते हो, अगर आप सबको जिताओगे तो आप कभी नहीं हारोगे। मीशो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये सब 5 बॉक्सेस को भारत के लेंस से टिक कर देता है। तो गाइस, आपको क्या सीख मिली इस वीडियो से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस मैं करता हूं ताकि बिजनेस इवैल्यूएशन आपको समझा सकूं। इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ फॉलो कर देना ताकि उनको भी समझ आए कि एक टेक्नोलॉजी लेड न्यू एज बिजनेस को कैसे इवैल्यूएट करना चाहिए और सिर्फ रैंडमली जाके उनको हमारे को कोसना नहीं चाहिए कि वो सिर्फ लॉस मेकिंग है, सिर्फ लॉस मेकिंग है। Amazon भी बहुत साल तक लॉस मेकिंग रहा, आज दुनिया की 5 सबसे बड़ी कंपनीज में उसका नाम है। तो हमारे यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स अच्छा बिजनेस कर पाए, इसके लिए हमारे यहाँ के इन्वेस्टर्स को भी इवॉल्व करना पड़ेगा, उनको भी इन बिजनेस मॉडल्स को समझना पड़ेगा। तभी इकोसिस्टम में सबको, बिजनेस को, एंटरप्रेन्योर को, इन्वेस्टर को और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर को सबको फायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। टिल द नेक्स्ट वीडियो, दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।